Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today's our topic of discussion is vapor pressure as well as the factors affecting the rate of vapor pressure. So students, we need to know that what is vapor pressure. So vapor pressure can be defined as the pressure of the vapor present at a equilibrium in a closed container is called vapor pressure of the liquid. And according to your book, the pressure exerted by the vapors of the liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature is called as vapor pressure. Means कि इक्विलिब्रियम की स्टेट में लिक्विड के वेपर्स लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे वेपर प्रेशर का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें ये हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कन्वर्ट हो गए हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हुए हैं तो ये वेपर्स जो हैं ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और इस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, वेपर प्रेशर का। अब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 कंटेनर्स हैं जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप फर्स्ट वाले कंटेनर को देखो तो इसमें जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो पर्पल कलर से मॉलिक्यूल्स शो किए गए हैं ये बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है, कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स दोबारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। वेपराइजेशन क्या होता है, जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं और कंडेंसेशन के प्रोसेस में जो लिक्विड के वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हैं यानी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो दोबारा कंडेंस करके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं। सो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब अगर हम थर्ड वाले बीकर में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इक्वल है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। मीन्स कि जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड के वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स वेपर्स के लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रही हैं और वेपर्स दोबारा किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये दोनों रेट जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। दैट्स मीन कि रेट ऑफ वेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन और इस स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। द स्टेज एट विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स evaporating will be equal to the number of molecules coming back to liquid. This state will be called as dynamic equilibrium. Now students, we will discuss the factors affecting the rate of vapor pressure. So the first factor is nature of liquid. Vapor pressure basically depends upon the nature of liquid. जो polar liquids होते हैं उनका vapor pressure low होता है। ठीक है, पोलर लिक्विड्स जो हैं उनका वेपर प्रेशर लो होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर लिक्विड्स एट द सेम टेम्परेचर। यानी सेम टेम्परेचर पे आपके पास जो पोलर लिक्विड्स हैं उनका वेपर प्रेशर कम होगा एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर लिक्विड्स। ठीक है, नॉन पोलर लिक्विड्स जो हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होने की वजह से उनका वेपर प्रेशर लो होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें वाटर और अल्कोहल को, ठीक है, अगर हम वाटर और अल्कोहल को कंपेयर करें, वाटर एंड अल्कोहल, तो अल्कोहल जो है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर में जो है वाटर बेसिकली पोलर इन नेचर है और इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारे पास वो है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास जो स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स, अच्छा, हमारे पास जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स। जो लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है और जो स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है वो है हमारे पास टेम्परेचर।
सो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाएगा, रेट ऑफ वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस कंटेनर को देखें तो इसमें टेम्परेचर कम है, सो रेट ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो भी कम है। लेकिन सेकंड वाले कंटेनर की अगर हम बात करें तो इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया है। क्यों इंक्रीज़ हो गया है? क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक वीडियो क्लिप से वेपर प्रेशर को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये वीडियो क्लिप देखें। After you've kind of seen the results of what happens when you start studying intermolecular forces, and we start making a little bit more of a condensed phase, such as solids and liquids, you start getting all these unique properties of solids and liquids. Liquids have quite a few unique ones: viscosity, surface tension, and one of the more unique ones is vapor pressure. That's a very special case, and that's probably another thing completely. So let's just think about it. If you take water in a container and you allow it to start evaporating, the space above the surface of the water will start getting water molecules. That means it's a gas now, and gases impart pressures. So as that builds up, what's going to happen is these particles floating above the water can go back into the water unless they're whisked away. So put a lid on the container, all the particles are trapped, so the water starts going back into the water phase, or I should say the water vapor goes back in. As this happens, you finally reach a state at which the exiting evaporation rate equals the entering condensation rate, and you reach what we call equilibrium. So when those two rates equal, you establish a constant pressure inside your container. That pressure is called the vapor pressure of that liquid. In the case of water, you would say it's the vapor pressure of water. It's an example of what we call dynamic equilibrium, meaning when you look at the thing, you can't tell anything's happening, but in actuality, there are billions and billions of molecules leaving the surface of the water, and there's also billions and billions re-entering, and they are exactly the same rate, so there's no net change, but you have established what we call a vapor pressure. And that's hopefully a little bit more of a handle for you on what vapor pressure is. We have other things to tell you later about vapor pressure in other videos. Now students, mark the questions related to the lecture. So the first question will be, what is vapor pressure? So the answer of this question will start from here and ends at this point. And this equation will also be the part of the short question. इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और ये इक्वेशन भी आप इसमें मेंशन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टेम्परेचर इफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। ये टेम्परेचर वाला पॉइंट जो है वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है।